हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवीकेल एसएसटी में। आज के इस वीडियो में भारत की उन नदियों को कवर करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं जो गिरती हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने ऐसे ही डायग्राम बनाया था और आपको अच्छे से समझाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गिरती हैं। बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी नदी बहती है, उनकी क्या विशेषता है, और जो है उस पर अगर कोई बांध बनाया गया है तो उसको भी चर्चा करेंगे। किस किस राज्य में बहती हैं, ये सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले दक्षिण भारत की वो सभी नदियां। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्थ से आते हैं साउथ तक चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ये है स्वर्णरेखा नदी। सबसे पहले स्टेट आप देख लीजिए, ये है झारखंड और ये है पश्चिम बंगाल। झारखंड के यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, आप सभी जानते हैं। छोटा नागपुर पठार के जो है यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। ये दोस्तों झारखंड में बहकर इसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं ये आती है पश्चिम बंगाल में, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है उड़ीसा में भी टर्न हो जाती है। तो स्वर्णरेखा जो नदी है ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, इसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए उड़ीसा। तो ये 3 राज्यों में बहती है। स्वर्णरेखा नदी जो है वो 3 राज्यों में बहती है और इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। इसका जो मुहाना या संगम कह सकते हैं वो बंगाल की खाड़ी में। ये 3 पॉइंट हो गया कि कहां से उद्गम होता है, किस किस राज्य में बहती है और कहां जाके गिरती है, ये इसकी बात होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, झारखंड में जब ये नदी बहती है स्वर्णरेखा नदी, तो यहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है और उस जलप्रपात का नाम है हुंड्रू जलप्रपात। तो यहाँ पे जो है हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। किस राज्य में? झारखंड में। ये आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंबल बना दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं बैतरणी नदी के बारे में। दोस्तों, जो बैतरणी नदी है ये एक छोटी सी नदी है। ये झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर से निकलती है। आप ये जो रेड वाला है आप इसको देख सकते हैं, ये नदी है बैतरणी नदी, और ये झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर से बहकर सबसे ज्यादा झारखंड में ही बहती है बैतरणी नदी। ये छोटी सी नदी है। इसके बाद दोस्तों जो मेन नदी है इसका यहाँ पे देखिए, ये है ब्राह्मणी नदी। जो ब्राह्मणी नदी है ये इसकी 2 धारा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ब्लैक वाली जो लाइन यहाँ से आ रही है और एक लाइन यहाँ से आ रही है। तो जो ब्राह्मणी नदी है इसकी 2 धारा है। एक बोलते हैं दक्षिणी कोयल नदी, एक है आपका दक्षिणी कोयल नदी, और दूसरी है दोस्तों यहाँ पे शंख नदी, दूसरी है शंख नदी। तो इन दोनों का संगम होता है। जब इन दोनों का संगम होता है, आप यहाँ पे देखिए उड़ीसा में संगम हो रहा है। इसके बाद जो ये ब्लू लाइन आगे बढ़ेगी तो इसी को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसी को कहते हैं ब्राह्मणी नदी, ठीक है। यानी ब्राह्मणी जो नदी है इसकी 2 धारा है। एक धारा झारखंड से निकल कर आती है छोटा नागपुर पठार के पास से, और दूसरा भी झारखंड से आता है जिसका नाम है शंख नदी। इन दोनों का संगम होता है कहां पे? उड़ीसा में, और फिर यहां से नदी बहती है ब्राह्मणी के नाम से। ये तो बात हुई दोस्तों ब्राह्मणी नदी के बारे में। अब बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी महानदी। तो महानदी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो महानदी है आप इस रेड लाइन को दे सकते हैं, ये स्टेट है छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है महानदी। ये छत्तीसगढ़ से निकलकर इसके बाद उड़ीसा में बहती है, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये 2 राज्यों को कवर करती है। इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जो महानदी है जब ये उड़ीसा में बहती है तो उड़ीसा में जो है यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है संबलपुर। संबलपुर में यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो है डैम बना हुआ है, यहाँ पे डैम यानी बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। बांध का नाम है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहलाता है। 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, इसकी जो मुख्य भाग की लंबाई है, मुख्य भाग की लंबाई, तो जो मुख्य भाग की लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है।
अब यहाँ पे आपका मन में डाउट होगा, मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है और इस नदी का नाम मान लेते हैं महानदी है, और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, ठीक है, यहाँ बांध बनाया गया है। जब किसी भी नदी पर बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है। यानी जब पानी पीछे इकट्ठा हो जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे, जलाशय कहेंगे या कृत्रिम झील कहेंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हीराकुंड बांध हो गया और इसके बाद जो इसके पीछे जलाशय इकट्ठा हो गया। तो इसका जो मुख्य भाग है ये वाला भाग, ये भाग 4.8 किलोमीटर है, ठीक है, 4.8 किलोमीटर है। और ये पूरा का पूरा जलाशय लेकर अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 25.8 किलोमीटर, ये पूरा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इसकी विशेषता हो गई हीराकुंड बांध की। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि इसकी सहायक नदियां है शिवनाथ, तेल, जोंक और जो है हंसदेव, मांड। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं। तो दोस्तों तो बात हो गई महानदी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के बारे में समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो आप देखिए ये स्टेट है महाराष्ट्र और ये स्टेट है तेलंगाना और ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र के जो है यहाँ पे नासिक पड़ेगा, नासिक के त्रंबकेश्वर पहाड़ी, और त्रंबकेश्वर पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से बहती हुई, इसके बाद तेलंगाना में एंटर करती है, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में आती है, फिर ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से नदी ये निकलती इस प्रकार से तेलंगाना बहेगी, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है, फिर इसके बाद जो ये आंध्र प्रदेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो बात हुई गोदावरी नदी के बारे में। अब इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में समझते हैं, फिर इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके में जो गोदावरी नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं आप यहाँ पे देख लीजिए, है मंजीरा नदी। मंजीरा जो नदी है ये महाराष्ट्र से निकलकर जो है तेलंगाना में जाके मिल जाती है, और इसी मंजीरा नदी पर यहाँ पे निजाम सागर बांध बनाया गया है। तो आपसे अगर पूछे कि निजाम सागर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो दो सवाल है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो निजाम सागर बांध है, ये निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में है, पहला पॉइंट। दूसरा मंजीरा नदी पर है, और तीसरा मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर से कुछ नदियां आके मिलती हैं, एक है पेन गंगा, दूसरा है बेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा और बेन गंगा। बीच में एक नदी है वर्धा नदी, ठीक है। तो जो पेन गंगा है, इसी पेन गंगा में वर्धा आके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये पेन गंगा और बेन गंगा का संगम हो जाता है, प्राणहिता नदी कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे देखिए यहां से पेन गंगा, ठीक है, ये नदी निकलती है इस प्रकार से, और यहाँ पे इसमें एक नदी आके मिल जाती है, इस नदी का नाम है वर्धा नदी, ठीक है। और इधर से जो है यहाँ से बेन गंगा आके मिलती है, ये है बेन गंगा, ठीक है। यहाँ से बेन गंगा, फिर दोनों का यहाँ पे संगम होता है, और फिर ये जो धारा कहलाती है इसको बोलते हैं प्राणहिता, ठीक है। ये नदी का नाम हो जाएगा प्राणहिता। तो यहाँ पे ये तीन नदी मिलकर एक नदी बनाती हैं और उस नदी का नाम है प्राणहिता, और ये नदी आके यहाँ पे तेलंगाना में मिल जाती है। एक नदी और आके उड़ीसा से मिलती है, इंद्रावती नदी, और यहाँ पे जो है तेलंगाना में आके मिल जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक शहर पड़ता है राजामुंद्री शहर। राजामुंद्री शहर के पास जो है ये डेल्टा का निर्माण करके फिर बंगाल खाड़ी में चली जाती है। दोस्तों ये तो बात हो गई गोदावरी नदी के बारे में। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य सुन लीजिए। गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दूसरी बात दोस्तों ये है, इस लंबाई के अनुसार इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। आपके मन में अगर कंफ्यूजन होगा दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा में, तो बता दें लंबाई के अनुसार इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है,
और जो पानी के अनुसार देखा जाए तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे उत्तर भारत की या पूरे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। तो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी और पूरे भारत की लंबी नदी गंगा नदी है। उसी के आधार पे गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। पानी के अनुसार देखा है, जैसे गंगा नदी में 12 महीने पानी रहता है, ऐसे ही कावेरी जो नदी है इसमें 12 महीने पानी रहता है, तो उसके अनुसार इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो है यहाँ पे जो नदी है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। तो आइए उसके बारे में समझते हैं, कृष्णा नदी के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। जो कृष्णा नदी है ये देखिए महाराष्ट्र स्टेट है और महाराष्ट्र से जो है यहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ से नदी निकलती है। इसके बाद कर्नाटक में आती है, फिर तेलंगाना में जाती है। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर बनाने के बाद फिर इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। फिर ये जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो स्टेट कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से जो है कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। अब इसकी खास बात यह है कृष्णा नदी की कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में समझिए। यहाँ पे देखिए कोयना जो है यहाँ पे नदी है और उस कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है और ये पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आप लोकेशन दे सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। इसके बाद दोस्तों ये नदी जब एंटर करती है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। फिर इसके बाद ये नदी पहुंचती है तेलंगाना में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती हुई आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। तो यहाँ पे इसकी सीमा पर एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं नागा अर्जुन सागर बांध। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो मंजीरा नदी है इस मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। और जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए तेलंगाना राज्य से एक नदी निकल कर आती है, इसका नाम है मूसी नदी और ये आंध्र प्रदेश में आके मिल जाती है। इसी मूसी नदी पर यहाँ पे यच लिखा है, यानी हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है। इसके बाद तो ये जो है आंध्र प्रदेश में एंटर करके फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां और हैं, जैसे कि घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ये सब जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो आके कर्नाटक और महाराष्ट्र से मिलती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं छोटी सी नदी है पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार जो नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये छोटी सी नदी है पेन्नार नदी, 2 राज्यों में बहती है। इसके बाद दोस्तों सबसे जो मुख्य नदी आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कावेरी नदी के बारे में। कावेरी जो नदी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी और ये कावेरी नदी 2 राज्यों में बहती है, एक तो कर्नाटक में, दूसरा केरल में। तो कर्नाटक और केरल में बहती है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं कबेनी, ठीक है, भवानी, अमरावती। तो ये जो कबेनी, भवानी, अमरावती, अकरावती, ये कुछ नदियां हैं। और यहाँ पे देखिए कबेनी, भवानी, अमरावती जो है यहाँ से इस साइड से मिलती है, यानी अगर नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है तो दाएं साइड से, ये दाएं साइड से मिल रही है और अकरावती आके बाएं साइड से मिलती है। इसके बाद दोस्तों ये नदी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी नदी है। 12मासी मतलब 12 महीने इसमें पानी रहता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें जो है जो पानी रहता है तो वर्षा का पानी होता है, ठीक है। इसमें दूसरी बात ये है कि उठते हुए मानसून से वर्षा जब होती है, उठते हुए मानसून से वर्षा, उठते हुए मानसून से वर्षा और इसके बाद जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो यहाँ पे जब ये मानसून उठता है तो कर्नाटक में वर्षा होती है और जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इसीलिए जब उठेगा पानी तब भी रहेगा पानी इसमें, और जब पानी उधर से आएगा तब भी इसमें पानी हो जाएगा। यही कारण है कि इसमें 12 महीने पानी रहता है, पानी सूखता नहीं है। बाकी सब जो नदियां दक्षिण भारत की लगभग पानी इसमें
सूख जाते हैं, मतलब कि वो जो है पूरे 12 महीने नहीं बहती हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी कावेरी नदी के बारे में। अब दो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे देखिए वैगई नदी है जो तमिलनाडु में निकलती है, तमिलनाडु में ही जो है बहती है, फिर बंगाल खाड़ी में चली जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो वैगई नदी है ये पाक जल संधि में मिलती है, पाक जल संधि में जो है ये मिलती है। और इसके बाद जो है जो ताम्रपाणी नदी है ये मन्नार की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, ये मिलती है मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में जाके ये मिलती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों के बारे में। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अब मुलाकात हो गई दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।